मेरे एक व्यूअर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि जो पूरा घर है हमारा, हम उसके लिए सर्च प्रोटेक्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल भी है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ को कवर करते हैं कि सर्च प्रोटेक्टर पूरे घर के लिए आप क्या इस तरीके से लगा भी सकते कि नहीं, और जो वायरिंग कर रखी है मैंने सिस्टम की किस तरीके से कर रखी है, क्योंकि आज तक किसी भी वीडियो में इस सिस्टम की मैंने आपको वायरिंग के बारे में नहीं समझाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि सिंपली आप देख के समझ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो वायरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये मेन मैंने बोर्ड से सप्लाई ली है। इनिशियली जो स्विच और सॉकेट लगे हुए थे इसमें लोकल कंपनी के लगे हुए थे, जिसके कारण वो जल चुके थे, तो फिर बाद में मुझे हैंग करके ये लगाने पड़े, रिप्लेस करे मैंने। प्लग भी हैवेल्स का लगा हुआ है ताकि ये ईजिली लोड ले पाए इसका, और केबल भी मैंने 1.5 स्क्वायर mm वाली इस्तेमाल करी है, हीट श्रिंक इसमें इस्तेमाल कर रखी है। जो पीछे से मेन सप्लाई आ रही है इस बोर्ड में आ रही है, छोटा सा यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। कोई भी आपको मार्केट में बोर्ड मिल जाएगा इस तरह का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सप्लाई यहाँ आई है। फिर ये जो प्लग है ये स्टेबलाइज़र का है, तो इससे जो वोल्टेज जाएगी स्टेबलाइज़र में जाएगी, और एक प्लग स्टेबलाइज़र के अंदर लगा हुआ है। तो वो जो प्लग लगा हुआ है इसी बोर्ड का लगा हुआ है, तो इसके सॉकेट में स्टेबलाइज़र से वोल्टेज की आउटपुट जो निकल रही है वो दे रहा है। और इसमें ये इन्वर्टर का प्लग लगा हुआ है। जब इन्वर्टर में पीछे से इनपुट आती है तो ये इंडिकेटर जल जाता है। और उसके बाद ये जो आउटपुट देता है, इसके दो मोड्स हैं, इको मोड और ये यूपीएस मोड। इको मोड पे इसका स्विच ओवर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल जब हम घर के लिए इंस्टॉल करते हैं इन्वर्टर तो ये वाला रखते हैं, नहीं तो आप अगर कंप्यूटर सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूपीएस मोड का इस्तेमाल करें। इस पे ज़्यादा अच्छा स्विच ओवर टाइम देता है, जल्दी से स्विच कर देता है अगर पीछे से बिजली चली जाती है तो। लेकिन इस मोड पे आपको पीछे से जो बिजली है वो इसको स्टेबल देनी पड़ेगी, नहीं तो अननेसेसरीली ये बैटरी मोड पे स्विच ओवर करता रहेगा बार बार, तो ऐसा आप नहीं चाहेंगे कि इन्वर्टर करे। इन्वर्टर की बैक साइड पर जो आउटपुट का सॉकेट होता है उसमें इस सर्च प्रोटेक्टर का प्लग लगा हुआ है, तो ये 6 एम्पियर का लोड हैंडल कर लेते हैं सारे सर्च प्रोटेक्टर्स अलग अलग। तो इस सर्च प्रोटेक्टर के अंदर जो बिजली आ रही है वो आगे 3 और सर्च प्रोटेक्टर्स को ये दे देता है। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम का हो गया, एक ये ज़्यादातर जो और डिवाइसेस हैं उसके लिए ये ऑन रहता है, तो ये एनवीआर के लिए इस्तेमाल होता है, सीसीटीवी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर चलते रहते हैं। ये तीनों प्लग्स अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करे गए हैं। एनवीआर का जो स्विच है उसके अंदर अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक करंट मारता था पहले। एक स्विच की हो गई, एक एनवीआर की हो गई, और एक ये दूसरा और पॉइंट है जिसके लिए मैंने ग्राउंडिंग का इस्तेमाल कर रखा है। एक स्पेयर पड़ा हुआ है इन केस किसी चीज़ को मुझे लगाना हो। ये इसमें टेबल लैंप, सेकेंडरी मॉनिटर और ये सारे चार्जर्स हो गए। एक से पावर बैंक चार्ज होता रहता है, एक से मोबाइल होता रहता है। इसको मैं एलईडी रिंग लाइट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अभी जो रिंग लाइट चल रही है इसी से चल रही है। और ये एक प्रिंटर का पॉइंट है, एक कंप्यूटर का, दूसरा नेट सर्वर का, एक ये प्लग मॉनिटर का हो गया, एक ये एम्पलीफायर के लिए है, साउंड आउटपुट के लिए। ये वाला प्लग कूलिंग फैंस के लिए है एम्पलीफायर का। ये जो स्विच इस्तेमाल करा हुआ है मैंने टीपी लिंक का, उसका अडेप्टर है। ये वाला अडेप्टर सेकेंडरी वाईफाई राउटर का है, और ये वाला मास्टर वाईफाई राउटर का अडेप्टर है। इससे सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी केबल्स को मैं अरेंज कर सकता था, और ये काफ़ी इसमें टाइम लगा था मुझे अरेंज करने में। और हुआ भी क्या कि एक साथ जब आप काम करते हैं, पूरा सेटअप बनाते हैं, तब थोड़ा सा कम टाइम लगता है। धीरे धीरे करके पॉइंट्स बढ़ते गए, चीज़ें बढ़ती गई, फिर एक पॉइंट को इधर उधर सरका के करना पड़ा मुझे। तो अब फाइनली जाके मुझे लगता है कि अब स्टेबल हो चुका है, और मुझे लगता है कि डिवाइसेस और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और इतने पॉइंट्स अब मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहेंगे। तो ये अब काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ये लुक आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर को पहले मेन लाइन पे दे देते हैं, उसके बाद जो उसकी जो आउटपुट होती है उसको स्टेबलाइज़र में देते हैं, फिर स्टेबलाइज़र के ज़रिए वो अपने बाकी ये लोड डालते हैं। तो गलत तो वो भी नहीं है, वो भी तरीका ठीक है करने का, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि आपके इन्वर्टर को स्टेबलाइज्ड वोल्टेज नहीं मिलती है। अब उसके कारण क्या होगा, इन्वर्टर बार बार कटक कटक करता रहेगा, वो बार बार मेन लाइन से बैटरी मोड पे स्विच करता रहेगा, क्योंकि पीछे से यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। कई बार वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। तो स्टेबलाइज़र एटलीस्ट 40-50 वोल्ट तक तो एडजस्ट कर लेता है वोल्टेज। तो इस कारण से क्या होता है, इन्वर्टर अननेसेसरीली बैटरी मोड पे नहीं जाता है। वो अलग बात, अगर पीछे से वोल्टेज ज़्यादा कम हो जाती है तब तो फिर वो स्विच ओवर ऑब्वियसली करेगा ही, क्योंकि ये भी एक लिमिट तक ही वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकता है।
तो उस केसेस में तो खैर बैटरी मोड पे स्विच ओवर कर देता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, ज़्यादातर नहीं होता। जिन एरियो में ब्राउन आउट्स ज़्यादा होते हैं उन जगहों पे इस तरह की चीज़ होती नहीं, तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है। जो स्टेबलाइज़र की वीडियो थी, कई लोगों ने उसमें मुझे पूछा कि ये काम नहीं करता। एक कोई यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बना रखी है इसी स्टेबलाइज़र के बारे में, और वो ये दिखा रहा है कि इसका जो डिस्प्ले है वो सही से काम नहीं करता है, बस फेक डिस्प्ले है, इनपुट जो आ रही है वो वही आउटपुट दे रहा है। लेकिन मैंने इस वाले स्टेबलाइज़र को चेक कर रखा है मल्टीमीटर से, तो इसमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। ये प्रॉपर वर्क करता है, जितनी आउटपुट ये दिखा रहा है उतनी ही आउटपुट ये एक्चुअली दे रहा है, और इनपुट के मुकाबले जो भी आउटपुट ये दे रहा है कंट्रोल करके ही देता है। अगर ज़्यादा आती है तो कम कर लेता है, और कम आती है तो उसको बढ़ा देता है। तो एटलीस्ट मेरे वाली यूनिट में इस तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर ज़रा सा भी फॉल्ट होता ना इसमें, अब तक पता नहीं कितना सामान मेरा उड़ चुका होता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है। और जब से लगातार ये 24 घंटे चला है, जब से मैंने आपको इस पर वीडियो बना के दी है, इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, नॉन स्टॉप ये काम कर रहा है। और कई लोग ये ना सोचे कि मैंने आपको डिटेल में दिखाया नहीं और समझाया नहीं इसके बारे में, तो ये लीजिए, ये छोटी सी क्लिप में आपको सारा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एक स्टेबलाइज़र को काम करना चाहिए। मल्टीमीटर को मैंने अभी इनपुट्स में कनेक्ट करा है इस स्टेबलाइज़र की, क्योंकि अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो तो ये लेफ़्ट साइड के जो 3 पिन और 2 पिन के सॉकेट्स हैं, इनमें मेन से इनपुट आ रही है। अब इसको हम आउटपुट में लगाते हैं स्टेबलाइज़र की। ये राइट साइड के जो 2 पॉइंट्स हैं 3 पिन और 2 पिन के, इनमें स्टेबलाइज़र से रेगुलेटेड वोल्टेज आ रही है, और आप क्लियरली वोल्टेज देख सकते हैं ये कम करके दे रहा है जितनी पीछे से आ रही है उसके मुकाबले। और एक अच्छे स्टेबलाइज़र को यही काम करना चाहिए। इनपुट में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं महसूस होगा स्टेबलाइज़र और मल्टीमीटर की वैल्यूज़ में, लेकिन आउटपुट में थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है इस स्टेबलाइज़र के मॉडल पे, क्योंकि लोड की साइड पे हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप आता है। केबल्स का अपना रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण केबल्स बहुत स्लाइटली हीट करती है, और जो वोल्टेज एक्चुअली डिवाइसेस को मिलती है कुछ वोल्ट्स उसमें ड्रॉप करके उन्हें मिलता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो तो आप आसानी से ये चीज़ समझ जाएंगे। बल्कि अभी जो वोल्टेज मैंने आपको नाप के दिखाई है, ये स्टेबलाइज़र के सबसे नज़दीक की वोल्टेज है, और इसी को अगर मैं किसी डिवाइस की इनपुट में नाप के दिखाऊंगा, सपोज़ अपने कंप्यूटर में या मॉनिटर में, तो हो सकता है 1-8 वोल्ट का उसमें भी डिफरेंस आए। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 वोल्ट से कुछ भी नहीं होता, हर डिवाइस अपने आप उसको कंपनसेट कर लेती है। बल्कि ये स्टेबलाइज़र जो है बहुत ही परफेक्ट वोल्टेज की आउटपुट देता है। इस हिसाब से इस प्रोडक्ट में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी अब तक। तो वो जो वीडियो किसी ने डाली हुई है असल में उसका स्टेबलाइज़र या तो फॉल्टी है, या कुछ हो सकता है कई बार कि कुछ लोग किसी ब्रांड को पर्टिकुलर डिफेम करने के लिए इस तरीके की वीडियोस भी बनाते हैं, क्योंकि जो और कंपेटिटर्स होते हैं ब्रांड्स के वो भी ऐसा करते हैं। अमेज़ॉन पे अगर आप देखें, कई सारे सेलर्स क्या करते हैं कि कोई कंपेटिटर होता है उसका प्रोडक्ट ख़रीद के उसके नेगेटिव रिव्यूज़ डालते हैं जानबूझ के। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। कई बार अगर एक ही वीडियो किसी ने डाली है तब उस पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर 2-3 वीडियोज़ में किसी ने बताया आपको, और जेन्युइन कस्टमर्स अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, तब तो समझ आता है। लेकिन इस तरीके के फेक जो वीडियोज़ हो गई या फेक रिव्यूज़ से भी आपको बचना पड़ेगा, ये भी सावधानी रखनी पड़ेगी, ताकि आप जब कोई भी चीज़ खरीदें तो आप जेन्युइनली आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए खरीदारी से पहले। और उस सवाल का जवाब कि अगर पूरे घर के लिए आप इस तरीके का कोई सिस्टम लगाना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है? एक्चुअली मेन लाइन का जो भी आप स्टेबलाइज़र लगाते हैं घर में, उसमें दिक्कत ये आती है कि आपके घर में ही जो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं वो अलग अलग ऑन ऑफ होती है ना, तो वही फ्लक्चुएशन पैदा करती है। इस स्टेबलाइज़र पे भी मैंने लेज़र प्रिंटर अब मुझे मजबूरन लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई और अब एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने उसके लिए नहीं लगा रखा। और जब लेज़र प्रिंटर ऑन ऑफ होता है वो हल्का सा फ्लक्चुएशन पैदा करता है इस स्टेबलाइज़र पे, क्योंकि आगे की जो आउटपुट दे रहा है वैसे आइसोलेटेड है पीछे से। लेकिन जब इसके आगे के आउटपुट पे ही आप ऐसी कोई डिवाइस लगा देंगे जो फ्लक्चुएशन पैदा करती है, तो बाकी सारी डिवाइसेस को फ्लक्चुएशन मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके घर में वेल्डिंग मशीन अगर आप कभी काम करवाया हो आपने, तो वो जब किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं तो वो इतने बुरी तरीके से फ्लक्चुएशन देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड डालती है। इसी तरीके की कोई भी हैवी डिवाइस अगर होगी, जैसे कोई ओवन्स हो गए वो बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं, गीज़र्स हो गए, तो वो अगर बार बार ऑन ऑफ होंगे तो वो फ्लक्चुएशन पैदा करेंगे। इसलिए कोई भी मेन लाइन का अगर आप स्टेबलाइज़र लगाते हैं वो उतना ज़्यादा कामयाब सिस्टम मुझे नहीं लगता, क्योंकि पीछे से अगर वोल्टेज ज़्यादा कम आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है
तब तो वो काम करेगा, उसको कंट्रोल कर देगा, लेकिन फ्लक्चुएशन को उतना अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही 50 तरीके की डिवाइसेस होती हैं और ख़ासतौर से आपके घर में ऐसी डिवाइसेस है जैसा अभी मैंने आपको बताया जो फ्लक्चुएशन पैदा करती है, तो उससे बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फिर इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और स्पेशली जैसे आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, कभी ग्राइंडर या ड्रिल से काम कर रहे हैं हम, तो इस तरह के अगर पावर टूल्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी घर में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है और लाइट्स ही बल्कि फ्लिकर करके कई बार जब ये करते हैं। अगर वायरिंग आपके घर में थोड़ी सी हैवी डली हुई है, हैवी गेज की वायरिंग है, तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कनेक्शंस अगर थोड़े से कहीं लूज़ है, वायर की गेज हल्की है, तो फिर ज़्यादा इस तरीके की इश्यूज़ आते हैं। तो पूरे घर में एक स्टेबलाइज़र लगाने तभी फ़ायदेमंद है जब पीछे से ज़्यादा कम आ रही वोल्टेज या बहुत ज़्यादा आ रही है। और आजकल तो ज़्यादातर डिवाइसेस में आपको स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली जो फ्रिजेज़ हो गए या वॉशिंग मशीन्स हो गई, क्योंकि आजकल उनमें इन्वर्टर मोटर्स होती हैं, तो आपको उनमें किसी भी तरह का स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये गीज़र हो गए या ओवन्स हो गए, इनको भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी हैवी जो डिवाइसेस हो गए उसमें भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही अगर आपको स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करना है तो आप ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए जैसे ये मैंने स्टेबलाइज़र लगा लीजिए, और टीवी के लिए आप अलग लगा सकते हैं, टीवी और होम थिएटर के लिए। और हर छोटी मोटी चीज़ के लिए आपको स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉस्ट की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ बहुत ही सस्ती आपने कनेक्ट कर रखी है तो फिर आपको एक 3-4 हज़ार रुपये या 2-3 हज़ार रुपये स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने महंगा टीवी लगा रखा है 15-20 हज़ार से तो कोई टीवी कम होता ही नहीं है, और अगर साउंड सिस्टम भी है 5-10 हज़ार से कम कोई साउंड बार आज के टाइम में नहीं आता है। 30-40 हज़ार का आपका सामान है, 50-60 हज़ार का है, तब तो स्टेबलाइज़र लगाना लॉजिकल है। अब अगर इस सिस्टम की मैं बात करूँ तो लाखों रुपए का सामान इस स्टेबलाइज़र से कनेक्टेड है। अलग अलग ये सारी डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और कई सारी डिवाइसेस तो ऐसी है जिनको मैं पैसे से भी नहीं खरीद पाऊँगा आज के टाइम में, वो आती ही नहीं है। स्पेशली जैसे ये एम्पलीफायर हो गया, ये साउंड सिस्टम्स आजकल आपने देखा होगा होम थिएटर्स आते ही नहीं है, साउंड बार्स आते हैं, तो उस केस में बड़ी मुझे दिक्कत हो जाएगी और मैं उसको रिप्लेस नहीं कर पाऊँगा। इस कारण से मैंने पूरा इसका ध्यान रखा है, सर्ज प्रोटेक्टर भी लगाए हुए हैं और स्टेबलाइज़र भी लगाया हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से वोल्टेज में इनको कमी ना मिले, कहीं भी शॉर्ट सर्किट का रिस्क ना रहे, क्योंकि बहुत सारी केबल्स हैं, बहुत तामझाम है पूरा ये, तो इसको सेफली करके ही लगाना चाहिए, नहीं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। पास में मेरे पास कुछ अप्लाइंसेस थी जो एक ही मल्टीप्लग में लगी हुई रहती थी, और एक अप्लाइंस ख़राब हुई, वो अपने साथ 2-3 और अप्लाइंसेस को लेके ख़राब हो गई थी। तो उस तरह का केस मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं प्रॉपरली ही काम करता हूँ, इस तरह का रिस्क नहीं लेता। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि ये सर्ज प्रोटेक्टर इस कंपनी का बहुत ज़्यादा महंगा है, तो बेल्किन एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है फ़िलहाल सर्ज प्रोटेक्टर्स में, और कंपनीज़ के भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट काम करता है। खैर, पहली बार आपने मुझे इस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन में, ऑकवर्ड जगह पे देखा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ मुझे कवर करनी थी, तो इसलिए मुझे यहाँ बैठ के वीडियो बनानी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।